एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूप विज्ञान के स्वरूप पर आज हमने वीडियो तैयार किया है। इससे पूर्व में वाक्य विज्ञान के स्वरूप, उसकी संरचना इत्यादि पर आपसे चर्चा की थी। वस्तुतः वाक्य विज्ञान के अंतर्गत ही रूप विज्ञान समाहित है। किसी भी वाक्य की संरचना बिना उसकी रूप रचना को जाने हम नहीं कर सकते। इसलिए भाषा विज्ञानी के लिए अनिवार्य होता है कि जो भाषाविद वाक्य विज्ञान का ज्ञाता है उसे रूप विज्ञान भी जानना अपेक्षित होता है। रूप या पद किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए महर्षि पाणिनि ने ये एक सूत्र दिया था, और वो ये है कि शुभ तिङन्तं पदम। शुभ और तिंग जिनके अंत में हैं उसे हम पद कहते हैं। प्रत्यय और विभक्ति को शुभ और तिंग कहा गया है। शुभ तिंगो विभक्ति संज्ञो स्तः। वास्तव में किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से न कोई शब्द की और न ही स्वतंत्र रूप से किसी विभक्ति या प्रत्यय की सत्ता है। इनके युक्त होने से या उनके संबंध स्थापित करने पर ही वाक्य संरचना बनती है। और इसको स्पष्ट करते हुए कालांतर में पतंजल ने एक सूत्र दिया, कहा कि नाप केवलः प्रकृति प्रयोक्तया नाप केवलः प्रत्यय। अर्थात वाक्य में न केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है, न केवल प्रत्यय का। ये दोनों मिलकर प्रयुक्त होते हैं और दोनों के मिलने से ही पद या रूप बनता है। स्पष्ट है कि शब्द की दो प्रकार की अवस्थिति है, एक है कोशगत और दूसरा है वाक्यगत। कोशगत अर्थ अपने मूल रूप में होता है, लेकिन जब वाक्य में आता है तो मूल के साथ साथ वह संबंध तत्वों से जुड़ करके पद या अपना एक कोई रूप ले लेता है। जैसे हमने एक वाक्य आपके सामने लिया, मोहन ने राधा को बंसी सुनाई। अब मोहन, राधा और बंसी ये अलग अलग शब्द हैं। अगर उनमें ने और को और क्रिया मुख्य रूप से सुनाई न प्रयुक्त किया जाए तो ये वाक्य की संरचना नहीं बन पाएगी। ने और को ये परसर के चिन्ह हैं और इनको लगा देने से इनके आपस में एक संबंध बन जाता है। मोहन ने राधा को बंसी सुनाई। स्पष्ट हो गया कि ने और को का प्रयोग तो विभक्ति का भी प्रयोग होता है और प्रत्यय का। तो पाणिनि की जो बात है वो स्पष्ट है, बड़ी प्रामाणिक है। बहुत पहले कहा था उन्होंने कि शुभ तिङन्तं पदम। शुभ और तिंग जिनके अंत में हैं वे पद हैं। तो एक वाक्य की रूप रचना, उसका गठन कैसे होता है, शब्द के साथ साथ वही शब्द जब वो संबंध तत्व जुड़ता है तो पद बन जाता है। और पद को ही रूप भी कहा गया है क्योंकि वो वाक्य में अपना एक रूप ग्रहण कर लेता है। अब संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा गया है, और जब संबंध स्थापन करते हैं तो उनको जोड़ने वाले तत्वों को प्रत्यय कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह प्रत्यय कई स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और प्रत्ययों के बारे में हम आप लोगों से बताना चाहेंगे। बहुत सारे छात्रों को पहले से भी ज्ञात है, क्योंकि एमए के तृतीय सेमेस्टर में आपने उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन इत्यादि का अध्ययन किया है, आपके पाठ्यक्रम में था। यहाँ पर रूप विज्ञान में ये किस रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं, निर्वहन करते हैं, इसको पुनः यहाँ पर विचार करना होगा। प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि सुप प्रत्यय जो है 21 है, 21 प्रत्यय हैं। इसका सूत्र चलता है सु औ जस, अम औट शश, और इस प्रकार से इंग ओ सुप। तो सु औ जस का सु और अंत का जो है 21वां जो है सुप का प, दोनों मिलकर के शुभ बन जाता है। तो शुभ जिसके अंत में हो सुबंत। इसी प्रकार से तिङन्त के लिए कहा गया है तिप तस झी, सिप थस था, और ये 18 प्रत्यय हैं। अंत में इट वही मन मन, तो महिन का इंग है और तिप का ती है, तो तिंग बन गया।
और तिंग जिसके अंत में हो तिंगंत कहलाता है। इस प्रकार से शुप 21 प्रत्यय हुए और तिंगंत प्रत्यय जो है वो 18 हैं। और इनकी महती भूमिका है। ये शुप प्रत्यय अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत तक हैं और भवाद प्रकरण से लेकर लकारार्थ प्रकरण तक के तिंगंत हैं। और ये धातु के अंत में जैसे भवति भवता भवंत कहते हैं और अजंत प्रकरण में सुओजस जैसे रामा रामो रामा, इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। हिंदी में सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और संस्कृत के बाद उसने बहुत सारी भाषाओं से अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण किया और आज भी वो ग्रहणशील बनी हुई है। तो आप जानते हैं कि इसमें प्रत्येक के स्तर पर संस्कृत से भी प्रत्यय ग्रहण किए गए और देशज भी प्रत्यय आ गए, अरबी फारसी के भी आ गए, अंग्रेजी के आए, तमाम प्रत्यय आए। जैसे उदाहरण दें आपको कि भुलक्कड़ है तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा, आलू दयालु है, कृपालु है। इसी प्रकार से बाज है, चालबाज, दगाबाज। ऐसे ही दार है, सेवादार, असरदार। तो दार है, बाज है, ये प्रत्यय आ गए। तो ये अरबी फारसी या उर्दू के प्रभाव से आए। इसी प्रकार से तद्भव से आए। आना है, ये तो बात से बतियाना हो गया। और इस प्रकार के बहुत सारे शब्द। तो हिंदी में जो प्रत्यय हैं वो संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं के सहयोग से भी, क्योंकि हिंदी में जो ग्रहणशीलता है वो अद्भुत है और हिंदी का प्रत्यय इन सब का प्रयोग हम वाक्य संरचना में करते हैं, उसकी रूप रचना में करते हैं। अब लिंग, वचन, कारक या परसर के चिन्ह और क्रिया, इन सब में कहीं कहीं पर अब वो संबंध तत्व हैं या प्रत्यय हैं, ये किस रूप में जुड़ते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसके विश्लेषण की ज़रूरत है। संबंध तत्व शब्द और उसका अर्थ, ये वाक्य में तो इनका महत्व है, लेकिन संबंध तत्व के 3 रूप और देखने को मिलते हैं। वो एक शब्द स्थान है, दूसरा है कि वो शून्य संबंध तत्व भी होते हैं और तीसरा स्वतंत्र शब्द होते हैं। स्वतंत्र रूप में जिसमें ने, को, से, में, पै, पर, तो ये परसर चिन्ह हो सकते हैं जो स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं। लेकिन शब्द का जो स्थान होता है उसका भी महत्व है और इस पर हम आपके समक्ष विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि बिना संबंध तत्व के भी वाक्य होता है और शब्द के स्थान बदल जाने से भी रूप रचना बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर शब्द स्थान की जब बात आ रही थी तो जैसे हमने कहा राज सदन, तो राजा का घर। अब हम अगर इसको उलट देते हैं, उसका विपर्य कर देते हैं, सदन राज, तो घरों का राजा। अगर धनपति है तो उसका अर्थ कुबेर हो गया, लेकिन पति धन कर दिया जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कि पति का धन या शौहर का धन। तो स्थान परिवर्तन से संबंध तत्व में अंतर आ जाता है और अर्थ बदल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक हर वाक्य में संबंध तत्व हो ही। जैसे कि उदाहरण है कि चावल जल रहा है, तो यहाँ पर चावल कर्ता के रूप में है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं चावल खाता हूँ तो यहाँ चावल कर्म के रूप में है। इनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं है, इसलिए शून्य संबंध तत्व हैं। और स्वतंत्र संबंध तत्व के रूप में ने, को, से, में, पै, पर माने ये विसर्ग के या परसर के या कारक के चिन्ह हैं। और इस प्रकार से संबंध तत्वों का बहुत महत्व है। हिंदी के बहुत सारे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं कि जिसमें कि उसमें अनुस्यूत होते हैं, युक्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चल है तो चल क्रिया में हमने उसका भूतकालिक बना दिया तो चला है।
इसी प्रकार से बैठ का बैठा है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी त्वरा में या कह लें कि उसका नियमन करने के आग्रह में हम गलत प्रयोग करने लगते हैं। कर का करा कह देते हैं, मैंने काम करा, जबकि होना चाहिए किया। तो क्योंकि वो कुछ पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के प्रभाव के कारण अब चल का चला, बैठ का बैठा, तो ये तो वहाँ पर उपयुक्त होगा, लेकिन कर का करा कहना उपयुक्त नहीं होगा, वहाँ पर किया ही का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कभी कभी देखने को आता है कि अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि अनुचित है व्याकरण की दृष्टि से। जैसे एक उदाहरण है, वो है जवाहरात। जवाहरात में प्रत्यय जो लगा है वो आत प्रत्यय है, और आत प्रत्यय स्वयं बहुवचन का द्योतक है, और हम कह देते जवाहरातों। ऐसे कागजात में आत प्रत्यय है, कागज में आत लग गया तो कागजात हो गया, लेकिन कह देते कागजातों। और ये कभी कभी लिखने में भी लोग प्रयुक्त कर देते हैं, और इस प्रकार से इसको भाषाविदों ने कहा कि अतिरिक्त प्रत्यय है, वो स्वयं में आत अपने में बहुवचन है, और ऐसा फिर उसको हम जवाहरातों कागजातों न कहें, जवाहरात और कागजात कहें। इसी प्रकार से ये देखना चाहिए। और एक एक व्याकरण की जो कोटियाँ हैं, या ये जो उनको अलग अलग हम जब खंड खंड अध्ययन करते हैं, और इस पर तो विचार करना होगा। जैसे कि एक वाक्य में वचन की, लिंग की या परसर्ग चिन्हों की क्या स्थिति है, इस पर विचार करना होगा। अगर इसको हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो उसकी रूप रचना बिगड़ जाएगी, रूप विज्ञान की दृष्टि से वो उचित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम एक पहले लिंग की बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे। और हिंदी भाषा के अंतर्गत लिंग का निर्धारण बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि संस्कृत में हमने देखा, अनुभव किया, आपने भी ये पढ़ा होगा कि वहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तिंग लिंग है, लेकिन हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जो नपुंसक था लिंग, वो हिंदी में आकर के कुछ पुल्लिंग में कुछ स्त्रीलिंग में विभाजित हो गया। और यहाँ पर इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है। आकार के आधार पर हमने किसी को पुल्लिंग कह दिया, किसी को स्त्रीलिंग कह दिया। जो बड़ा आकार में था उसको पुल्लिंग, पहाड़ बड़ा है उसको पुल्लिंग कह दिया, पहाड़ी जो छोटी थी तो जो अपनी आकारगत लघुत्तम उसको स्त्रीलिंग कह दिया। इसी प्रकार से शक्यता के आधार पर जिसमें क्षमता अधिक है उसको हमने पुल्लिंग कह दिया, लेकिन और जिसकी क्षमता, लेकिन फिर भाषाविदों ने उदाहरण दे करके स्पष्ट कहा इसका तात्पर्य नहीं होता। कुछ लोगों ने इस व्याकरण की व्यवस्था को उसके जेंडर से, उसके स्त्री विमर्श जोड़ना चाहा है। तो ये बताना मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो अक्षम या जो है कुछ कमज़ोर को द्योतित करते हैं, क्योंकि आजकल स्त्री विमर्श में कहते ना कि वो उसको जोड़ लिया जाता है। कुछ लोगों ने व्याकरण को दृष्टि से विमर्श की बात कही है। मैं कहना चाहूँगा जैसे संसद है तो स्त्रीलिंग शब्द है, संसद चल रही है, संसद चल रहा नहीं कहेंगे। पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है, पुलिस आ गई, पुलिस चली गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। और ये सब अपने में स्वयं में बहुत ही ऐसे ही हवा है, और इन सब का बड़ा महत्व है और सब शक्तिशाली हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो स्त्रीलिंग है वो उसकी क्षमता में कहीं पर इसलिए शक्यता के आधार पर जो बात कही गई उसका स्वयं खंडन हो जाता है। तो हिंदी में लिंग निर्धारण पर विचार करते समय ध्यान देना हो चाहिए। जैसे अब आजकल चल गया ताज़ा खबर की ताज़ी खबर, तो इस पर विचार करना होगा। इसी प्रकार से जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी प्रकृति दूसरी है। जैसे हम हिंदी में कहेंगे बकरा बकरी, तो वहाँ पर हमने ई प्रत्यय लगा दिया और स्त्रीलिंग हो गया। प्रत्येक की भूमिका है रूप विज्ञान में, रूप रचना में बहुत पहले कही आए हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ही गोट और शी गोट मैंने सर्वनाम लगा करके काम चलाते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति है। लिंग के साथ साथ हम वचन की बात कहें, वचन हिंदी में तो दो ही होते हैं, एक वचन बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन पर विचार करते समय बहुत सावधानी रखनी होगी। अगर इसका भी हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वचन में लड़का का भी प्रयोग करते हैं और लड़के का भी प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचन में लड़के और लड़कों दोनों का प्रयोग करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि एक वचन में लड़के का प्रयोग कैसे होगा।
वास्तव में लड़का का जो विकारी रूप है, भाषा विज्ञान उसको विकारी कहते हैं, ए प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाया लड़के और लड़कों। तो स्पष्ट है लड़कों बहुवचन है, लड़के बहुवचन है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप लड़के को भी जब हम एक वचन प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक कर्म का जहाँ बोध कराता है। जैसे कि हमने कहा कि उस लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पर एक लड़के के लिए कहा गया है, और लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से कि मोहन घोड़े से गिर गया या रमेश घोड़े से गिर गया, तो यहाँ घोड़े मैंने कई घोड़े नहीं है, लेकिन घोड़े मैदान में चल रहे हैं, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन के रूप में। तो एक कर्म की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर हम तिर्यक भाव उसका जो विकारी रूप है वो घोड़े, लड़के, ये एक वचन के भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इन सूक्ष्मताओं को पर भी ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से जहाँ आदरार्थक होता है उसके लिए भी हम एक वचन का न प्रयोग करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन की उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि कुलपति जी पधार रहे हैं, तो कुलपति जी पधार रहा नहीं कहेंगे, आदरार्थक क्रिया लगाएंगे, रिस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं तो रहे हैं कहेंगे। अपने से कोई बड़ा, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहा नहीं कहेंगे, रहे हैं। तो जो आदरार्थक है वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, उस प्रकार की क्रिया लगाएंगे, क्योंकि वचन के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य की बनावट में और इनमें जो वचन बदल करके हम रूप रचना उसकी तैयार करते बनाते हैं, तो लिंग का, वचन का, इस प्रकार से परसर्ग चिन्हों का, इन सब की भूमिका होती है और इस सब का अध्ययन रूप विज्ञान में किया जाता है। इसी के साथ साथ वचन की जब बात आती है तो उसकी एक बात और है, उदाहरण देना चाहेंगे कि ए और ओ और या, इससे भी होता है। जैसे हमने कहा चिड़िया, 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 तो जब चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो बहुवचन का प्रयुक्त हो जाता है। और ओ चिड़ियों, चिड़िया, चिड़ियों, तो या और यूं, इस प्रकार से दो प्रकार से हम लता, लताएं, लताओं, ए और ओ ये प्रत्यय लगा करके हम बना देते हैं, शब्द बनाते हैं। तो इनमें प्रत्ययों की बड़ी भूमिका है, जिसकी बात पाणिनि बहुत पहले कही थी। शुभ तिङन्तम पदम, शुभ और तिंग जिनके अंत में, उन्हें प्रत्यय और व्यक्ति जिनके अंत में, उसे पद कहते हैं। और यही पद ही रूप है और वाक्य की रचना में इनका की बड़ी महती भूमिका है। और बहुत पहले पाणिनि और पतंजल ने कहा था कि स्वतंत्र रूप से शब्द की कोई, स्वतंत्र रूप से शब्द कोशगत अर्थ तो रखता है, लेकिन वाक्य में ना स्वतंत्र रूप से कोई शब्द ही महत्व रखता है, ना स्वतंत्र रूप से प्रत्यय रखता, बल्कि दोनों का है। इसलिए उन्होंने जो कहा था वो आज कितनी प्रामाणिक बात लग रही है। नाप केवला प्रकृति प्रयुक्तया, नाप केवला प्रत्यय। वाक्य में न केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है और न केवल प्रत्यय का, और ये दोनों मिलकर के पद या रूप बनाते हैं। और इस प्रकार से हमें रूप विज्ञान के स्वरूप पर विचार करना होगा। बहुत धन्यवाद।